हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम जतिन है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 9 के कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं। ठीक है, तो हम अपने बच्चों के साथ और आपके साथ इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सभी चैप्टर्स हम करेंगे 1 से लेकर 12 तक। जो भी आपको डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे एक बार बता दीजिएगा। ठीक है, मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। हमारी सपोर्ट मटेरियल ये आपके सभी के पास होती है, इसी में से सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताऊंगा। ये 1 या आधे घंटे की वीडियो जो भी है, आप अगर इसको अच्छे से देख के और जो टॉपिक इसमें बताए जाएंगे अगर उसको आप समझते हैं और पढ़ते हैं ध्यान से, तो आपके लिए 9th क्लास में पास होने की गारंटी मेरी। ठीक है, तो आइए चलते हैं, देखते हैं चीज़ों को। सबसे पहला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, मैटर इन अवर सराउंडिंग। ठीक है, तो मैटर इन अवर सराउंडिंग क्या कहता है बच्चों ये चैप्टर? सबसे पहले तो बात करते हैं इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना बच्चों, वो क्या है? वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, इस चैप्टर से जो मतलब ज़्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं, मैं आपको उन क्वेश्चंस को ज़्यादा मतलब समझाने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा बताने की कोशिश करूँगा आइदर पूरा चैप्टर पढ़ने से। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बच्चों। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल है ये क्या कहता है? सबसे पहले मैटर क्या होता है? देखिए, हमारे पास कोई भी चीज़ें हैं, वो चीज़ें किससे मिलके बनी हुई हैं? मैटर से। जैसे ये पेन है, ये वॉच है, मैं हूँ, हम सभी मिलके किसके बने हैं? किसी ना किसी चीज़ से मिलके बने हैं। ठीक है, उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। मैटर क्या होता है? जो एक तो जगह घेरे, यानी ऑक्यूपाइंग सम स्पेस एंड हैविंग सम मास, और उसके पास कुछ ना कुछ वजन हो। ठीक है सर, आइए देखते हैं। सबसे पहले पार्टिकल की बात करते हैं। तो पार्टिकल भी इसी तरीके से, मैटर किससे बना है? पार्टिकल से। और पार्टिकल सबसे छोटा, सबसे टिनी पार्टिकल होता है। मतलब पार्टिकल को हम ऐसे समझ सकते हैं, सबसे जो बेसिक यूनिट होती है जिनसे ये सब चीज़ बनी है, उनको हम पार्टिकल के रूप में समझ सकते हैं। आइए, पार्टिकल की सबसे पहली पॉइंट क्या है? पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। सबसे पहले जो ये पार्टिकल्स होते हैं ये कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इस पेन में भी देखूं, अगर बहुत जूम करके हम देखें, बिल्कुल माइक्रो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से एटॉमिक लेवल पे जाके, तब हम देखेंगे कि इसके जितने भी पार्टिकल्स हैं ना बच्चों, वो क्या कर रहे हैं? मूवमेंट कर रहे हैं, आपस में मूवमेंट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ मोमेंटम दिखा रहे हैं। ठीक है, वो स्टेबल नहीं है। तो इसीलिए वो क्या कहता है? पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हो कि हमारे घर में जब एक कहीं अगरबत्ती जलती है, ठीक है, तो अगरबत्ती में जो वो होती है, मतलब खुशबू सी होती है, जो धुआं होता है, वो धीमे धीमे पूरे घर में फैल जाता है। ऐसा क्यों होता है? अगर पार्टिकल अगर मूव नहीं करते तो ऐसा नहीं होता। देखो क्यों होता है, इसका रीज़न ये है कि जो अगरबत्ती जलती है या कोई भी ऐसी चीज़ जलती है जिससे छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं वो एयर में मूव करते हैं और बाकी के पार्टिकल को भी डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से कोई पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर पाता है और चीज़ें फैल पाती हैं, हमें खुशबू आ पाती है उस चीज़ की। ठीक है, सेकंड बात करते हैं, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव सम स्पेस बिटवीन देम। जितने भी पार्टिकल हैं, ऐसा नहीं है कि सबके बीच में एकदम बिल्कुल कॉम्पैक्टली क्लोज्ड हैं, बिल्कुल उनके बीच में जो है गैप नहीं है, स्पेस है। सभी पार्टिकल के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस है, जैसे हमारे और आपके बीच में। अदरवाइज ये जो पेन है या मैं हूँ आपस में कॉम्पैक्टली कोलैप्स हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंडली या हम थर्ड पॉइंट के पास जाते हैं। तो थर्ड पॉइंट क्या कहता है? पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल ऑफ मैटर है वो क्या करता है? अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को। ठीक है, जो तीसरा पॉइंट है ना, ये क्या कह रहा है? ये जो पार्टिकल ऑफ मैटर है वो अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप मैग्नेट देखते हैं ना, मैग्नेट एक दूसरे से कैसे चिपक जाता है। ठीक है, उसी तरीके से कोई भी पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल ए और पार्टिकल बी क्या करते हैं? दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं ना ग्रेविटेशन फोर्स की, भी हमारे पास एक सन है और हमारी अर्थ है, और सन और अर्थ को क्या करती है? दोनों अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि ये बड़े पार्टिकल है इसलिए हमें ऑब्जर्वेशन दिखती है। छोटे पार्टिकल में भी होती है अट्रैक्शन फोर्स, लेकिन बहुत ही मिनिमल, बहुत ही कम होती है, जिसे हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। आइए चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन के पास, या फिर सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के पास। ठीक है, देखिए सेकंड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा वो है स्टेट ऑफ मैटर। देखिए स्टेट ऑफ मैटर आप जानते हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 3 होते हैं। क्या होते हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। होते हैं इससे ज़्यादा भी हैं एक्चुअल में। आज मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, टोटल जो होते हैं ना हमारे स्टेट ऑफ मैटर्स, वो होते हैं 22। अगर आपने 5 सुना है तो भी गलत है भाई,
कितने होते हैं? 22 होते हैं। आप गूगल सर्च कर सकते हैं इसको, ठीक है। बेसिकली 5 होते हैं जो आज तक इन्वेंट हो चुके हैं, जो हम लोग आप जानते हैं, और हमारी किताब में तो 3 ही दिए हुए हैं। देखिए, हमको इन तीनों के बारे में ही अच्छे से पढ़ना है, इन तीनों को ही अच्छे से समझना है। थोड़ा मैं जल्दी इसको क्या बताऊंगा, आपको बताने की कोशिश करूंगा। जैसे कि अगर हम बात करें सॉलिड स्टेट की, तो सॉलिड स्टेट आप कैसी होती है? हैव डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्री एंड रिजिड और इनकम्प्रेसिबिलिटी होती है। और वॉल्यूम डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ये 4 पॉइंट आपको किसके याद करने हैं? सॉलिड के। लिक्विड के भी आपको 4 पॉइंट याद करने हैं। लिक्विड स्टेट में है फ्लूइडिटी। लिक्विड स्टेट में क्या होती है? फ्लूइडिटी होती है, ये रिजिड नहीं होता। जैसे देखते हो ना, पानी ऐसे रखते हो हाथ पे बह जाता है, उसमें क्यों? फ्लूइडिटी बोलते हैं। आगे देखते हैं लो कंप्रेसिबिलिटी। लो कंप्रेसिबिलिटी क्या है? देखिए, पानी की चीज ना ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कंप्रेस नहीं हो सकती, वो हल्का सा कंप्रेस हो सकती है। लिक्विड हल्का सा कंप्रेस हो सकता है, लेकिन सॉलिड बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं होता। आगे बात करते हैं गैसेस स्टेट की। देखिए, गैसेस स्टेट तो एक क्या है फ्लूइडिटी, सबसे ज़्यादा ये बहती है। हल्की सी हवा चलती है, आपको बहते हुए महसूस भी होती है हवा, ठीक है। हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी, जो एयर होती है उनको हम बहुत ही हैवीली क्या कर सकते हैं? कंप्रेस्ड कर सकते हैं। इसका एक अच्छा सा एग्जांपल दूं, आप एक बलून लीजिए, उसमें अपनी एयर फिल्ड कीजिए, और उस बलून को आपको क्या करना है? एक फ्रिजरेटर में रख देना है। क्योंकि फ्रिजरेटर में क्या होती है? एयर कॉन्ट्रैक्शन होती है ड्यू टू अ लो टेम्परेचर। आप देखोगे कि वो धीमे 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 जो एक बलून के में एयर है वो कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाती है, वो रिजिड होना स्टार्ट हो जाती है। कंप्रेसिबिलिटी उसमें आपको देखने को मिलेगी। और वही बलून अगर आप फुला के किसी धूप में या थोड़ी हॉट प्लेस पर रख देंगे तो वो हल्का सा क्या हो जाएगा? और एक्सटेंड हो जाएगा और फूल जाएगा। क्योंकि हाई टेम्परेचर में जो बलून है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है? एक्सटेंड हो जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो हमारा ये सेकंड क्वेश्चन होता हुआ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, जिसमें हमें 3 चीज़ें बतानी है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के बारे में। 2-2 या 3-3 पॉइंट आप बता दोगे, मार्क्स पूरे मिलेंगे। इसके बाद देखते हैं चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट के बारे में। भाई देखिए, चेंजिंग टेम्परेचर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन होती है और किस तरीके से रिलैक्सेशन होती है बाय द ड्यू टू द चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर। इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है और ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन इसमें जो ये टॉपिक है ना बच्चों, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? देखिए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब होता है एक अमाउंट रिक्वायर्ड टू चेंज, कितना चेंज? 1 kg ऑफ सॉलिड इट्स लिक्विड स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अगर हम बात करते हैं 1 किलो सॉलिड की, मतलब हमारे पास जो 1 किलो की क्या है? आइस क्यूब है, ठीक है। 1 किलो की आइस क्यूब को लिक्विड में चेंज करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी, उसी को हम क्या कहेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। आई बात समझ में, ठीक है। क्योंकि बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की, तो याद रखने वाली बात यह है कि 1 किलो सॉलिड को किस में चेंज करना है? लिक्विड में। दी जाने वाली हीट एनर्जी को ही हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। इसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है वो है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। देखिए, वेपोराइजेशन आप इजीली से याद कर लोगे, क्यों? क्योंकि वेपोराइजेशन का मतलब क्या होता है? वेपर्स बनना। फॉर एग्जांपल, लिक्विड से वेपर यानी गैस में कन्वर्ट होना, ठीक है। तो आप इसमें आराम से समझ सकते हो क्या 1 kg लिक्विड को गैसेस स्टेट में बदलने के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की कितनी रिक्वायरमेंट लगेगी, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, ठीक है। चलिए देखते हैं। अच्छा, इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा सब्लिमेशन। देखिए, एनसीईआरटी जब खोलोगे ना तो उसमें एक चार्ट मिलेगा, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड टू गैस, ठीक है। उसमें किस तरीके से चीज़ें चेंज होती हैं, तो उसमें आपको क्या करना है? उसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, बताऊंगा। पर उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सब्लिमेशन। ये इतनी ऑसम चीज़ है। क्या होता है इसमें? चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग एंड ऑफ द वेपर्स इनटू सॉलिड। देखो, कुछ नहीं होता, सिंपल सी बात है, डायरेक्टली होता है काम। यानी जो बीच में लिक्विड वाला पार्ट है ना, उसको भगा देते हैं और डायरेक्टली सॉलिड वेपर्स में चेंज हो रहा है और वेपर्स सॉलिड में चेंज हो रहा है। लिक्विड वाले से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और ये आपने किस किस में देखा होगा, जैसे आपके पास कपूर की गोली होंगी, तो कपूर एक सॉलिड होता है, लेकिन आप उसको थोड़ी देर रखोगे या थोड़ी देर के लिए रखोगे तो इवेपोरेट हो जाती है और वेपराइज में चेंज हो जाती है, गैसेस स्टेट में चेंज हो जाती है। तो सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो जाता है किसमें? वेपर्स में। आई बात समझ में। अब हम नेक्स्ट जो देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, उसको हम समझेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देखिए, इसका क्वेश्चन नहीं आता है, ये जस्ट आपको पढ़ लेना एक बार।
जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सॉलिड से जब हम लिक्विड करते हैं तो मेल्टिंग और फ्रीजिंग होती है, और लिक्विड से जब गैस करते हैं तो इवेपोरेशन होता है, और जब गैस से लिक्विड जाते हैं तो कंडेंसेशन होता है। सब्लिमेशन अभी मैंने आपको बता दिया, सॉलिड टू गैस एंड गैस टू सॉलिड, ठीक है। इसके बाद आप इवेपोरेशन भी इंपॉर्टेंट आ जाता है क्वेश्चन, इवेपोरेशन को भी आप इसमें क्लियरली पढ़ लेना, ठीक है। इवेपोरेशन सिंपली क्या करता है, 4 पॉइंट हमें दिखाता है। कौन कौन से 4 पॉइंट है? एक्सपोज्ड सरफेस एरिया, ठीक है। जितना ज़्यादा हम सरफेस एरिया को बड़ा कर देंगे ना, उतनी जल्दी क्या हो जाएगा, वेपराइजेशन इंक्रीज हो जाएगी। सरफेस एरिया बढ़ा तो वेपराइजेशन बढ़ जाएगा। जैसे बचपन में अगर तुम दूध पीते हो या कोई भी ऐसा हॉट सब्सटेंस चाय पीते हो, तो चाय कप में लेते हो तो गर्म होती है, तो मम्मी क्या देती है, कटोरी दे देती है, थोड़ा सा कटोरा दे देती हैं, उसमें चाय को डालते हो, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, चाय जल्दी ठंडी हो जाती है, वो जल्दी इवेपोरेट हो जाती है, उसमें भाप और जल्दी जल्दी निकलने लगती है। तो आप इसे समझ सकते हो जब हम एरिया बड़ा करते हैं। अब आप देखेंगे सरफेस एरिया जो है एक कप का वो कम है, और एक अगर हम उसे प्लेट में डाल देते हैं या किसी बड़े सरफेस एरिया वाले बर्तन में डाल देते हैं तो वो चीज़ बढ़ जाती है और वेपराइजेशन जल्दी जल्दी होने लगता है, ठीक है। इसी तरीके से हम बात करें इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें तो भी इवेपोरेशन जल्दी होने लगेगा। जितनी ज़्यादा हम गैस करेंगे, मतलब हीट जितनी ज़्यादा देंगे गैस ऑन करके, उतनी जल्दी पानी उबलना चालू करेगा, उतनी जल्दी वो इवेपोरेट में कन्वर्ट होगा। जितनी ज़्यादा धूप पड़ती है, देखा ना दोपहर में जितनी ज़्यादा धूप पड़ेगी उतनी जल्दी जल्दी जो पानी है, ठीक है, वो कितनी जल्दी सूख जाता है। झट से पानी रखा, मान लो पक्षियों के लिए पानी रख रहे हो तुम सुबह और शाम तक, साफ हो रहा है तो मैं लग रहा है पक्षी पी गए, लेकिन असल में क्या हुआ, वो इवेपोरेट हो गया, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं ह्यूमिडिटी। देखो ये थोड़ा उल्टा मामला आ जाता है, जितनी ह्यूमिडिटी बढ़ेगी उतना पानी देर में होगा। जैसे अभी आजकल का मौसम ठंड का इलाका, अब हो क्या रहा है कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, नमी ज़्यादा है, तो उस वजह से होता ये है कि जो चीज़ें, मतलब जैसे कपड़े होते हैं, कपड़े सूखते नहीं है ना ऐसे मौसम में, जिस दिन बारिश का मौसम होता है। क्यों? क्योंकि जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है ना तो इवेपोरेशन कम होता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं विंड की। सेम विंड भी किसकी तरह करती है, सरफेस एरिया। विंड जितनी ज़्यादा चलेगी उतनी जल्दी जो है इवेपोरेशन बढ़ जाएगी। कपड़े जल्दी सूख जाते हैं ना जब विंड जल्दी चलती है, उसी तरह, ठीक है। तो हम इस चैप्टर में सारी इंपॉर्टेंट बातें हमने जो है कंप्लीट कर ली। तो ये है आपका फर्स्ट कंप्लीट चैप्टर। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। देखिए हम ब्रेक नहीं लेंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एक वीडियो में बताने हैं आज मुझे। तो जितने भी टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ उनकी हेडलाइन तो मैंडेटरी है, आपको लिखनी है अपनी कॉपी में, ताकि आप उस चीज़ को क्या कर पाओ, देख पाओ दोबारा से। चलिए 2nd चैप्टर के बात करते हैं, इज मैटर अराउंड अस, ठीक है। तो खाली इसको मनोरंजन के लिए नहीं देखना, थोड़ा सा अपना क्या है, कॉपी लेके बैठो, ले लो कॉपी ले लो, ठीक है। हाँ, अब जो है कॉपी के साथ पेन भी ले लो, खाली कॉपी लेके काम नहीं चलेगा, और लिखना भी चालू कर दो। 2nd चैप्टर में बात करें इस मैटर अराउंड अस। अब देखो जो मैटर है, जिस मैटर के बारे में अभी हमने पढ़ाई की है, अब ये मैटर हमारे आसपास भी है, ठीक है। हर चीज़ हमारे आसपास क्या है, मैटर है। तो मैटर की प्योर स्टेट भी होती है, उसको हम मिला जुला के कुछ और भी बना देते हैं, ठीक है। जैसे आप दूध लेके आते हो दुकानदार से, वो उसमें पानी मिला के आपको पहले देता है। आप दूध, जो पानी मिला हुआ दूध लेके आ रहे हो, अब उस दूध में भी आप चाय पत्ती चीनी मिला के चाय बना रहे हो। सोचो कि प्योर स्टेट उसकी क्या रही होगी, मिल्क। उसमें तो आपने पानी मिलाया, फिर ये मिलाया, फिर 2-3 चीज़ें मिलाई, उसे एक न्यू, एक अलग चीज़ बना दी, ठीक है। आज उसी के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से मिक्सर होता है और किस तरीके से प्योर स्टेट को समझते हैं। देखो प्योर स्टेट की बात करते हैं ना, तो प्योर स्टेट एलिमेंट और कंपाउंड को ही बोलते हैं। मतलब प्योर स्टेट में सबसे पहले बात है एलिमेंट। एलिमेंट प्योर, जैसे गोल्ड खरीदने जाते हो ना, प्योर लेके आते हो, उसमें तो मिलावट नहीं लेके आओगे, घाटा हो जाएगा आपका ज़्यादा। तो जो गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया और कोई मेटल हो गए, तो ये आपको सारे कैसे मिलते हैं, प्योर स्टेट में मिलते हैं। एलिमेंट जितने भी हैं वो सारे किस स्टेट में है, प्योर स्टेट में होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम कंपाउंड्स की बात करें तो 2-3 प्योर एलिमेंट्स को ही मिलके एक कंपाउंड बना दिया जाता है, जो भी प्योर स्टेट में ही हम उसे एज अ कंसाइडर करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इम्प्योर सब्सटेंस, ये वही है मिलावट वाला, ठीक है। अब ये इम्प्योर क्या है, मिक्सर। मिक्सर मतलब मिलावट कर दिया उसमें। देखिए 2 तरीके के मिक्सचर होते हैं, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में हमें पढ़ना है ट्रू सॉल्यूशन के बारे में, और हेट्रोजीनियस में हमें पढ़ना है कोलाइडर और सस्पेंशन के बारे में, ठीक है। बाकी सारी तो जो है सो है। आइए देखते हैं अब इसके बाद सीधा मुद्दे पे चलते हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक फर्स्ट की बात करते हैं, जो कि है हमारा हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर। अब क्या होता है हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर? देखो अगर आप वर्ड से समझोगे तो होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब आप क्या समझ सकते हो, सेम। और हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। क्या होता है, डिफरेंट।
सेम जीनियस मतलब सेम कैटेगरी की जब हम चीज़ों को मिलाते हैं तब हम उसे होमोजीनियस कह देते हैं, और डिफरेंट कैटेगरी की जब चीज़ें हम उसे मिलाते हैं तो हम उसे हेट्रोजीनियस कह देते हैं। बट डेफिनेशन कुछ और कहती है। देखिए, दीज टाइप ऑफ मिक्सर हैव विजिबल बाउंड्रीज ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कंस्टिट्यूएंट। ठीक है, अब क्या है, देखिए 2-3 आपने कंस्टिट्यूएंट ले लिए, 2-3 चीज़ें ले ली और आपने उनको मिलाया। जब आप उन्हें मिलाओगे ना तो उसमें एक कोई बाउंड्री नहीं आनी चाहिए। अगर उसमें बाउंड्री नहीं आ रही है तो हम उसे क्या कह सकते हैं, विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन द, ठीक है, जो है ना इसमें नॉट नहीं है, नॉट विजिबल, इसमें थोड़ी मिस्टेक कर दी, नॉट विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, कोई बाउंड्री हमें उसमें नहीं दिखनी चाहिए। जैसे आप एक लेमन लेते हो और वाटर लेते हो, लेमन जूस को जब वाटर में मिलाते हो तो आपको कोई बाउंड्री, कोई भी अलग सेपरेशन नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हमें क्या देखने को मिलेगा, विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट। इसमें देखो क्या है, जब आप 2-3 चीज़ों को आपस में मिलाओगे ना तो मिलाने के बाद आप क्या देखोगे, उसमें अलग अलग लेयर बन रही है। जैसे ऑयल और वाटर आप मिलाओगे, ठीक है, तो ऑयल कहाँ जाएगा, नीचे, और वाटर कहाँ जाएगा, ऊपर, या फिर ऑयल ऊपर आ जाएगा, वाटर अकॉर्डिंग टू डेंसिटी, जिस तरीके का ऑयल है। ठीक है, आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी जिसको हम कहते हैं सेपरेशन। इसमें एक आपको बाउंड्री देखने को मिलेगी, एक लेयर देखने को मिलेगी। ठीक है, आप उस लेयर से ही समझ सकते हैं किस तरीके से वो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसको हम बोलेंगे, क्या चीज़ बोलेंगे बच्चों से, सॉल्यूशन। तो हमारा पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया इसके अंदर, सेकंड चैप्टर के अंदर, जिसको हम हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस के नाम से जानते हैं। अब सॉल्यूशन में बात करें, सॉल्यूशन सिंपल सा है। सॉल्यूशन मतलब कोई एक मिली हुई चीज़ है, एक कंपाउंड है जिसमें आपने क्या है, 2-3 चीज़ें मिला दी हैं। एक ए मिलाया हुआ है और एक बी मिलाया हुआ है। जो कम मात्रा में होगा उसे सॉल्यूट बोलेंगे, जो ज़्यादा मात्रा में होगा उसे सॉल्वेंट बोलेंगे, या फिर जिसे मिलाएंगे, जिसे डिसॉल्व करेंगे। फॉर पानी में हम नमक मिला रहे हैं तो मिला क्या रहे हैं, नमक ना, तो नमक क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। और जो पानी है जिसमें मिला रहे हैं वो क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं और इधर इस तरीके से भी समझ सकते हैं इसको। इसके बाद हम सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है ये आपकी। देखो, इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता ही आता है, टाइप ऑफ मिक्सचर। ठीक है, टाइप ऑफ मिक्सचर में आपको इन तीनों चीज़ों के बारे में जो है अच्छे से पढ़ना है भाई, तीनों के बारे में जानना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, वो सॉल्यूशन जो कंप्लीटली मिल जाते हैं, या फिर अगर हम उसमें स्मॉलेस्ट पार्टिकल की बात करें तो कितना आता है, 10⁻⁹, मतलब बहुत ही छोटे हो जाते हैं, आप देख के भी नहीं बता सकोगे कि इसमें कुछ मिला है कि नहीं मिला है। ठीक है, इसके बाद कोलाइडल की बात करें तो ये थोड़ा सा इनसे बड़े होते हैं। इसके जो पार्टिकल्स हैं वो आपको पानी के अंदर विजिबल होंगे, आपको लगेगा कि हाँ इसमें कुछ तो मिलाया हुआ है, सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाया हुआ है। और सस्पेंशन तो आपको क्लियरली दिख भी जाएगा, क्योंकि ये तो कितने होते हैं, इससे बड़े होते हैं, 10⁻⁻6 से ज़्यादा होते हैं, जिस वजह से इनके पार्टिकल हमको दिखने लगते हैं। जैसे मट्टी मिलाते हैं हम, पानी लिया, पानी में सैंड मिलाया, और सैंड मिलाते ही हमें अच्छे से दिख जाता है कि सैंड किस तरीके से उसमें मिलाया हुआ है। आई बात समझ में? चलिए सेकंड की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट में बात करेंगे, इसको हम आंखों से नहीं देख सकते क्योंकि बहुत छोटे होते हैं। कोलाइडल को भी आंखों से नहीं देख सकते क्योंकि बहुत छोटे होते हैं। बट नेकेड आई से, यानी बिना किसी माइक्रोस्कोप के हेल्प से हम किसे देख सकते हैं, सस्पेंशन सॉल्यूशन को देख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है, पार्टिकल हमें अच्छे से विजिबल होंगे। जैसे कि आपने एक ग्लास वाटर में आपने क्या मिला दिया, सैंड मिला दिया या रेत मिला दी, तो वो आपको क्लियरली दिखता है ना, बिल्कुल वैसे ही। इस सॉल्यूशन को हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। इसको हम होमोजीनियस भी कह सकते हैं, बट होता है एक्चुअल में ये क्या है, हेट्रोजीनियस। और इसको तो हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस ही कहते हैं। पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेट। एक बार ट्रू सॉल्यूशन को मिलाने के बाद बहुत मुश्किल हो जाती है उसको अलग अलग करना। पानी में अगर आप नींबू मिला दोगे, चीनी मिला दोगे तो बहुत मुश्किल है अब आप उसको अलग कर पाओ। लेकिन मे बी हम इसको क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर भी सकते हैं और नहीं भी। किसको, कोलाइडर को। पर इसको हम आसानी से फिल्टर कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं सस्पेंशन को, है ना। देता है ना हमारा आरओ, क्या करता है हमारा आरओ, मट्टी जितनी भी सब सैंड वगैरह होती है वो पानी को क्लियर कर देता है ना। तो वो क्या करता है, यही तो करता है, सेपरेशन का काम करता है, फिल्टर का काम करता है, ट्रांसपेरेंट होता है। अगर ट्रू सॉल्यूशन में आप आर पार देखोगे ना तो आपको सब कुछ दिखेगा, क्योंकि क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होते हैं, सब दिखता है। इसमें ट्रांसकुलेशन क्या बोलेंगे इसे, ट्रांसकुलेंस
ठीक है, किस तरीके से, मतलब ये ना पार्शली दिखता है हमें, पार्शली दिखना। जैसे अगर आप मान लो कि मिल्क है और मिल्क में आप हल्का सा दूध मिला देते हो, तो दूध मिला के वो थोड़ा सा वैसा हो जाता है, तो धुंधला धुंधला सा, जो कि आपको अच्छे से नहीं दिखेगी। ठीक है, तो ब्लर विजन आ जाने को ही हम बोलते हैं क्लास स्टूडेंट्स। उसके बाद बोलते हैं ओपेक्यू। ओपेक्यू का मतलब होता है बिल्कुल ही हमें आर पार नहीं दिखना, एकदम धुंधला हो जाना। ठीक है, जब मिट्टी हम धुंधला मिट्टी डाल देंगे उसमें, तो पानी इतना ऐसा हो जाएगा कि उसके आर पार हमको कुछ भी नहीं दिखेगा। स्टेबल सॉल्यूशन होता है, ये भी स्टेबल सॉल्यूशन होता है, ये अनस्टेबल सॉल्यूशन होता है। कुछ टाइम बाद मिट्टी क्या हो जाएगी, नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, बैठ जाएगी। ठीक है, डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट ये नहीं दिखाता, पर ये दिखाता है और ये भी दिखा सकता है टिंडल इफेक्ट। सॉल्यूशन डिफ्यूज रैपिडली थ्रू द फिल्टर पेपर। सॉल्यूशन को हम क्या कर सकते हैं, फिल्टर पेपर के द्वारा रैपिडली क्या कर सकते हैं, परमानेंट पेपर से डिफ्यूज कर सकते हैं। कोलाइडल पार्टिकल पास थ्रू द फिल्टर पेपर, लेकिन कोलाइडल पार्टिकल जो है फिल्टर पेपर से पास नहीं होते, और सस्पेंशन भी फिल्टर पेपर से पास नहीं होते। जैसे हमने एक ग्लास रखा, उसमें फिल्टर पेपर लगाया, और अगर ऐसे हम उनको क्या करेंगे सेपरेटली, तो फिल्टर पेपर इसको डिफ्यूज नहीं कर पाएगा सॉल्यूशन, किसको, ट्रू को, बट इन दोनों को क्या कर देगा, इन दोनों को तो पानी रोक ही देगा इनका। एग्जाम्पल के लिए शुगर इन वाटर, मिल्क, ब्लड एंड सैंड मड इन वाटर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और इसके बाद आगे बात करते हैं इसकी। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे हम देखेंगे कॉमन एग्जांपल ऑफ कोलाइडल्स के। तो ये नहीं आएंगे आपके पेपर में, और 1 मार्क्स में मे भी आ भी सकते हैं, बट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे हम चलेंगे। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका फिजिकल और केमिकल चेंज। देखिए, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो वो 2 तरीके से होती है, एक फिजिकली चेंज होती है और एक केमिकली चेंज होती है। तो फिजिकली चेंज में हम देखेंगे, फिजिकली चेंज में कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, और केमिकली में कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है हमें। तो एक बार ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद आगे बात करते हैं मेड सेम टाइप ऑफ एटम। ठीक है, ये एलिमेंट्स की बात की जाएगी। एलिमेंट्स में कुछ ये होते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मिक्सर और कंपाउंड जरूर एक बार इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ लेना। मिक्सर और कंपाउंड में क्या होता है, हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने को अलग अलग मिलती हैं। आइवासन में एलिमेंट और कंपाउंड आर सिंपली मिक्स्ड, सो नाउ न्यू फॉर्म्ड। एलिमेंट से हम कोई नई चीज़ बना सकते हैं, बट कंपाउंड से कोई नई चीज़ नहीं बनाई जा सकती है। आइवासन में इसको पढ़ लेना। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के पास चलते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 3 है, और बाकी सारे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। जितने भी नोट्स हैं हमारे एनसीईआरटी में जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है 9th क्लास में, 1 और 2nd चैप्टर में, ठीक है, आप उनको एकदम लर्न कर लेना। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में देखेंगे, चैप्टर 3 से आगे कंटिन्यू करेंगे थोड़ा लॉन्ग वीडियो में, जिसमें हम समझेंगे चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है।